CDNP जिगमंड एजुकेशन में एक बार फिर से लेकर के आए हैं 12th क्लास के लिए फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन स्पेशली आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन को कवर करने के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने आप में भी यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं इसको देखने के लिए बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज का फिजिक्स का टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हिंदी में संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं और आज हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है। तो इसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, जरा ध्यान से सभी लोग देखिए। इसमें 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3। ठीक है, इनकी फर्स्ट प्लेट का नाम हमने A1, A2, A3 रख दिया है। सेकेंड वाली प्लेट का नेम B1, B2, B3 कर दिया है। ठीक है, और अगर हम जितने भी हमें कैपेसिटर, जितने भी हमें कंडेंसर, ठीक है, जितने भी हमें संधारित्र दिए गए हैं, उन सबकी फर्स्ट प्लेट को किसी 1 पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, और सेकेंड वाली प्लेट्स को किसी सेकेंड अदर पॉइंट से, ठीक है, ज्वाइन कर दिया जाए। और तो इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, इसमें खास बात क्या है कि जितनी भी संधारित्र कैपेसिटर होंगे उनको उनकी फर्स्ट प्लेट को किसी एक पॉइंट से ही जोड़ा जाना जरूरी है। ठीक है, और इस पॉइंट की ओर से हम Q चार्ज देंगे, मतलब इसकी प्लेट्स को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और इसके बाद जो सेकेंड प्लेट्स हैं इनको हम एक पॉइंट B से जोड़ देंगे और ऐसा करके उनको अर्थ कर देंगे, मतलब पृथ्वीकृत कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, डायग्राम के हिसाब से होगा। जैसे ही हम यहाँ पर Q चार्ज देंगे तो देखिए यहाँ 3 ब्रांचेज हो चुकी हैं ये। तो फर्स्ट ब्रांच में, फर्स्ट लाइन में Q1 चार्ज, सेकेंड में Q2 और थर्ड में क्या मान लिया हमने, Q3 मान लिया है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और प्लेट A1, A2, A3 में चला जाता है। ठीक है, बाई इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा सेकेंड प्लेट के इन साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, जबकि बाहरी भाग का जो धन आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा, या यूं कहा जाए पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन्स इनको न्यूट्रल्स कर देंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की थीम आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं। ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए मैथ्स में कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, तो आप पैरेलल लाइन कैसी ड्रॉ करते हैं, ये लाइन खींच दी, देखिए ये ड्रॉ कर दी, ऐसी खींचते हैं। ये देखिए, मतलब एक के नीचे एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक ऐसे ही इमेज करिए, ये फर्स्ट में एक कैपेसिटर, फिर सेकेंड कैपेसिटर, फिर थर्ड कैपेसिटर, ऐसा ही किया गया। देखो, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। जब ऐसा करते जाते हैं हम तो क्या कहलाता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर है, इस बात को अच्छे से हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब बाकी फिर से इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो डेफिनीशन है कैपेसिटेंस की उसका यूज करेंगे। यहाँ पर बाई डेफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब हिंदी वालों को धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या होगा, C कैपेसिटेंस, धारिता इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, चार्ज
अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हिंदी में धारिता और यहाँ क्या आवेश और यहाँ क्या विभवांतर। ठीक है, अब एक एक करके हम फॉर C1 वैसा ही फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, धारिता मतलब C1 इज इक्वल टू चार्ज कितना फर्स्ट वाले बताइए, Q1 जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लें, सभी कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट A पर है और सेकेंड प्लेट B पर है, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। तो सभी कैपेसिटर के फर्स्ट पॉइंट A और सेकेंड पॉइंट B है, इसलिए सब में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, इसलिए अपॉन में कितना आएगा बोलिए, V आ जाएगा। ठीक है, एम्प्लाइज दैट यहां से हमें वैल्यू निकालनी है Q1 की, किसकी निकालनी है, Q1 की। Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, C1 इंटू V होगा। ठीक है, अब फॉर C2 क्या होगा, C2 इज इक्वल टू सिमिलरली Q2 अपॉन V, तो फिर Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 इंटू V। थर्ड कैपेसिटर के लिए क्या होगा बताइए, C3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन V, implies that Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। ये सब का सब बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अलग अलग भी पॉइंट दे सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन ये देखो अब हम क्या करेंगे, वही बात लिखेंगे हम कि इन तीनों की टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो, C हो, और चार्ज की वैल्यू तो कितनी है, V ही है, और नो डाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V ही होगा। तो बस यहाँ पर ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, नाउ इफ resultant capacitance of combination is C, then again by definition of कैपेसिटेंस। ठीक है, हिंदी में अब यदि परिणामी धारिता कितनी हो, C हो, तब पुनः धारिता की परिभाषा से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें लिख देंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्यों, क्योंकि टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस धारिता कितनी मान ली, C मान ली, और टोटल चार्ज कितना ये देखिए Q है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो भी ही होगा। इससे भी हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू। Q इज इक्वल टू C1 नहीं C ही होगा, C इंटू V। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया जाए, सेकेंड बोल दिया जाए। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं Q कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q1 Q2 Q3 में। मीन्स क्या हुआ, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, तो तुरंत लिखेंगे यहाँ पर किंतु बट। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है, C भी, Q1 की, C1 भी,
फिर C2 भी और C3 भी। कहाँ से लिखा हमने? बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब 20 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 20 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बोलो? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या है? सीरीज का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, सीरीज में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आया था, और इसमें कितना आया है? इसमें आया है c इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, कहा जा सकता है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कंबाइंड कैपेसिटर इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, मतलब समूहित संधारित्रों की परिणामी धारिता का मान क्या होता है? प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इतने फैराड होगा। इसकी यूनिट क्या होगी बोलिए? इसकी फैराड होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, और आप लोग यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और आपको अगर असुविधा है तो एक बार इसको हम बोल देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखें, हम बोल देते हैं, और सुन करके आप लोग इसको नोट कर लें। क्वेश्चन बनेगा इंग्लिश में पहले, एक्सप्लेन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हिंदी में संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन को समझाओ। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को साइड हेडिंग करनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन, ये साइड हेडिंग होगी। अब इसके बाद आगे डैश करके लिखेंगे, इफ फर्स्ट प्लेट्स ऑफ गिवन कैपेसिटर्स ज्वाइन टू अ पॉइंट and second plates of capacitors join to another point and another point earthed, then this combination is called parallel combination of capacitors। ठीक है, हिंदी वालों को यदि दिए गए संधारित्रों कि प्रथम प्लेटों को किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया जावे तो संधारित्रों का ऐसा समूहन समांतर क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, जगह छोड़ ले, बना लेना। अब इसके बाद 2-3 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखेंगे इंग्लिश में पहले, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 shown in figure। A positive charge Q given to point A, it is distributed as figure। Point B is earthed। ठीक है, potential difference between point A and B is capital V। Then by definition of capacitor, बाकी यहां से लिखा हुआ है, पूरा हमने लिख दिया है, पूरा नोट कर लेंगे। अब हिंदी में चित्र के बाद लिखना है। चित्र में 3 संधारित्रों C1, C2 और C3 का समांतर क्रम समूहन दिखाया गया है। इसमें बिंदु A से धन Q आवेश
दिया जाता है जो कि चित्रानुसार वितरित हो जाता है। बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर भी है। अब धारिता की परिभाषा से यहां से पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। और अर्थात करके अब लास्ट में यहां लिखना है, अर्थात संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में परिणामी धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। इंग्लिश में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंतर्गत एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ना आए ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। न्यूमेरिकल्स जरूर ही आते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो न्यूमेरिकल्स मिलते ही मिलते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से मिलने की अच्छी उम्मीद रहती है। और ये एक न्यूमेरिकल्स हमने लिया है, ऐसा आपको डायग्राम दिया जाएगा बना बनाया। ये हमने इसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स फिट कर दिए हैं, लगा दिए हैं। इसमें और छोटा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, हमने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा ये बड़ा ले लिया है, ठीक है, जिसमें से कि आप अच्छे ढंग से पूरा समझ सकें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और रिजल्ट इसका आसानी से निकाल सकें। ठीक है, जनरली इससे बहुत छोटे ही आते हैं, कहीं एक सिंगल बॉक्स का आएगा या डबल बॉक्स का आएगा, इसमें बहुत सारे बॉक्स हैं। तो हमको क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। टोटल धारिता कुल कैपेसिटी कितनी है, परिणामी धारिता कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर संधारित्र हैं वो 1 माइक्रोफैरड के दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिए ये 1 माइक्रोफैरड के बदले 2 या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेथड वही होगी। सुविधा के लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है और इसमें 1 माइक्रोफैरड लेकर के आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर 2, 3 कुछ भी आता है तब भी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जब ऐसा डायग्राम वाला न्यूमेरिकल हो तो इसमें इसके कुछ रूल सॉर्ट आउट करने चाहिए हमें कि कौन कौन से अकॉर्डिंग टू रूल किस में चलना है, हमें किसके हिसाब से आगे बढ़ना है, क्या सोच के बढ़े, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुने तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन JEE नीट के एग्जाम के लिए भी यूजफुल होते हैं। जरूर इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और इन सबको जोड़ करके मिश्रित क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं, जिसमें कि बैटरी अलग से लगाई गई होगी, रेजिस्टेंस भी गए होंगे और ऐसे कैपेसिटर्स भी जोड़े गए होंगे। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये सिर्फ प्लेन क्वेश्चन है, किसका है, ये कैपेसिटर का ही है, बस इसमें बाकी और कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जितने कैपेसिटर्स दिए गए हैं उनको ऑर्डरली करके क्रम से इनको मान लें। C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मान लिए हैं। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, सेकेंड रूल समझ लें क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम छोटे छोटे बॉक्सेस सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे बॉक्सेस मतलब क्या होगा, आप अच्छे से देखें, बॉक्स कहाँ बने दिखाई दे रहे हैं हमको। ये देखो,
ये है एक बॉक्स, ये है दूसरा बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स, समझ रहे हैं। अब ये दोनों बॉक्स को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएंगे तो फिर ये बड़ा बॉक्स मिलेगा हमें पूरा। पहले करते भी चलते हैं जिससे आप लोगों को समझ में ठीक से आता जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमको छोटे छोटे बॉक्स सॉल्व करने हैं तो कौन सा बॉक्स सॉल्व करेंगे हम, बॉक्स नंबर फर्स्ट। अब बॉक्स नंबर फर्स्ट में क्या है ये देखना है कि C1 और C2 किस कॉम्बिनेशन में है, ये किस क्रम में जोड़े गए हैं ये, ठीक है, इनका समूहन क्या है। तो देखो जब हम, वैसे तो साफ साफ दिखाई देता है इसमें C1 और C2 ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम समूह है। फिर भी एक साधारण सी ट्रिक होती है कि अगर देखिए C1 और C2 मतलब जितने कैपेसिटर हैं उनको कहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में अगर तुमको पेन उठाना पड़ता, ये देखिए ये फर्स्ट कैपेसिटर का वे है और ये सेकंड कैपेसिटर का वे है, मतलब अपने पेन को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा। ये देखिए यहां से यहां आना है तो ऐसा करके आए और फिर पेन उठा के यहां से आए, मतलब पेन उठाना पड़ता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर देखो यहां से हम चलते हैं और यहां आना है, दोनों दो लगे हैं इसमें भी, ये देखिए यहां से और ये सीधा आ गए, इसमें पेन नहीं उठाना पड़ा। अगर पेन नहीं उठाना पड़ा, डायरेक्ट है, तो कैसा होगा वो, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो, ठीक है। वैसे देखने में साफ साफ दिखाई देता है, देख करके ही लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये एक एग्जाम्पल मन से लिया हमने, तो इसमें हम सबसे पहले क्या बताएंगे, फर्स्ट सर्वप्रथम क्या लिखना होगा, C1 एंड C2 इन पैरेलल। किसमें है ये, पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला कौन सा, ये अभी भी निकाला था अपन ने, मतलब डायरेक्ट सम कर देना, डायरेक्ट जोड़ देना है। मतलब क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। बोलो क्या लगाओगे इसमें, 1 प्लस 1, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितना हो गया बोलो, 2 माइक्रोफैरड। समझ गए, ये किसकी वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। ध्यान दें यहां पर, अब आपने इस बॉक्स को सॉल्व कर लिया, आपको क्या इमेजिन करनी, कल्पना करनी है कि यहाँ पर बॉक्स नहीं है बल्कि एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है। ऐसा सोचिए यहाँ पर ये बॉक्स हट गया है, अब इसके बदले जैसे ये जुड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पर सिंगल जुड़ा हुआ है और उसकी कैपेसिटेंस 1 नहीं बल्कि कितनी निकली है, वो 2 है। समझ गए इस बात को। ये छोटे छोटे बॉक्स की बात यही हम बोल रहे थे, यहाँ छोटा छोटा बॉक्स अपन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें, अब देखें इसमें इस बॉक्स के बाद सेकंड बॉक्स कौन सा है, ये है C5 और C6 वाला, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझेंगे, अभी आखिरी आंसर नहीं आया है, जब लास्ट आंसर मिलेगा हमें तब उसको C बोलेंगे, इसलिए उसके पहले जितने भी ऐसे आते हैं उनको हम डैश के रूप में लेते चले, ये C डैश मान लेते हैं। क्या है ये, C डैश। अब क्या लिखेंगे हम, C5 एंड C6 इन पैरेलल, मतलब किसमें है ये, समांतर क्रम में है ये, ठीक है। तो फिर से अब क्या आएगा, इसको C डबल डैश कर लो। कितना, इनको डायरेक्ट सम करना है, पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सम करना है। C6 कितना आया बोलो, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। मतलब फिर से सोचना क्या है, इसको सॉल्व कर लिया, इन दोनों को हटा करके हमको सोचना चाहिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो छोटे छोटे बॉक्स सॉल्व हो गए। अब लाइनें सॉल्व करें हम, लाइनें मतलब फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन,
थर्ड लाइन, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन के लिए नाउ, अब, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला मतलब कितना है, ये 2 माइक्रोफैरड का है ये, ठीक है। मतलब कौन सा, सी डैश पढ़ना है इसको, ये सी डैश है, ये देखो ये क्या बन गया अपना सी डैश, और ये क्या बन गया अपना सी डबल डैश। तो सी डैश एंड C3 किसमें, सीरीज में है, सी डैश एंड C3 इन सीरीज, इसमें है, ये सीरीज में है। तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यहाँ क्या है, c डैश और प्लस 1 कितना C3। अभी लास्ट आंसर नहीं है, कितने 2 डैश हो चुके हैं, इसको 3 डैश कर लो। अब c डैश की वैल्यू कितनी निकली थी 2, ये कितना है 1/2 प्लस 1/c3, C3 मतलब कितना है 1। फिर सॉल्व करो, एलसीएम 2, 1 प्लस 2 3/2, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/c ट्रिपल डैश की है, और हमको चाहिए है, पलटाना पड़ेगा, c ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा बोलिए 2/3, ठीक है। मतलब ये सेकेंड कौन सी वाली, फर्स्ट वाली लाइन सॉल्व हो चुकी है, और इस लाइन का नाम कितना है बोलिए सी ट्रिपल डैश। क्या नाम है इसका, बोलो सी ट्रिपल डैश है। अब सेकेंड वाली लाइन पर चलते, इसमें क्या है बोलो, ये वाला, इसका नाम छूट गया देना पर को, कोई बात नहीं है, इसको अपन लास्ट अलग से कर लेते हैं, C8 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलना पड़ेगा हमें यहां पर कि C8 एंड C4 किसमें है, सीरीज में। C8 हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले ऐसा, और C4 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ऐसा C8 एंड C4 इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज के लिए क्या होता है, फिर से वही 1/, अभी आखिरी आंसर नहीं है, डैश बढ़ते जाएंगे। अब 3 डैश तक तो हो गया, 4 डैश के लिए ज्यादा डैश नहीं लगाते हैं, एक डैश लगा के आप 4 लिख दो, मतलब 4 डैश हो जाएगा वो, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना बोलिए, C8, ये C8 प्लस C4, C4 मतलब कितना है, C8 प्लस C4। अब C8 की वैल्यू कितनी है 1 है, और C4 की भी कितनी है 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलिए 2। ये किसके इक्वल चल रहा है, C4 डैश, इसको पलटाना पड़ेगा ऐसा, C4 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, हो गया। अब ये फिनिश हो गया बीच वाली लाइन। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है थर्ड वाली लाइन का सॉल्व करने का क्वेश्चन ही नहीं बनता अब, क्योंकि इसमें सिंगल बॉक्स था, सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या सोचें, फिर से सोच सकते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए इसमें फर्स्ट लाइन का मतलब कितना है C333, सेकेंड लाइन का मतलब कितना है C4 डैश, ठीक है, और लास्ट लाइन का कितना मतलब है C डबल डैश। तो क्या बोलेंगे, नाउ C ट्रिपल डैश, C4 डैश एंड C डबल डैश इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम समूहन में है।
और समांतर क्रम समूहन के लिए क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। मतलब सी ट्रिपल डैश और प्लस सी 4 डैश और सी डबल डैश, ये किसके इक्वल, सी के इक्वल। सी मतलब अभी यहाँ 5 डैश करते चलो। अब सी ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी निकली थी, ऊपर देख लो 2/3। 4 डैश की कितनी निकली थी, 1/2। और डबल डैश की कितनी निकली है, शायद 2 निकली है, देख लो ये है डबल डैश, कितनी निकली थी, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो लिख देते हैं 2 माइक्रोफैरड। ये किसके इक्वल है, 5 डैश के इक्वल है। इसको सॉल्व करो, कितना आया बोलिए, 6 आया। ठीक है, यहाँ कितना आएगा बोलो, 4। इससे कितना हुआ, 3। यहाँ आएगा 3, यहाँ कितना 1, मतलब 6 × 2 12। कितना हो जाएगा बोलिए, 19/6। ठीक है, अब ये आ गया पूरा बड़ा वाला बॉक्स सॉल्व हो चुका है। अब बड़े बॉक्स का मतलब है C5 डैश और लास्ट में एक और जुड़ा है, तो ये इसको गिना 1 और लास्ट में फिर C आया सीरीज में। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि C5 डैश एंड C7 इन सीरीज। ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, पलटा के लिखना पड़ता है। अब ये आखिरी आंसर में इसलिए C लिखना पड़ेगा, 1/C 1/C 5 डैश और प्लस 1/C7। ठीक है, 1/C इसका कितना है बोलिए, 19/6 प्लस 1/C7 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, इसको पलटा देते, ऊपर जाएगा ये 19 होगा और प्लस 1/1 एलसीएम 19 6 प्लस 19। ठीक है, देखते चलो। यहां पर आ गया कितना, 25 कितना बोलिए, 19। किसके इक्वल है ये, C के, 1/C के। तो फिर हमें क्या चाहिए है, C चाहिए है। C इज इक्वल टू 19/25 माइक्रोफैरड। ये अपना आंसर होगा कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, मतलब A और B के बीच में परिणामी धारिता कितनी होगी, 19/25। हमें याद रखना चाहिए कि सीरीज डायरेक्ट कैसा याद रखें, पैरेलल की बात हो तो बोले डायरेक्ट ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड करना है। सीरीज की बात है तो 1/, उल्टा करके अपोजिट करके ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन, ये तो इसमें बहुत सारा था, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन और आपकी बुक्स में होंगे, एक्सरसाइज में होंगे, एग्जाम्पल में होंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद है यह क्वेश्चन आपने अच्छे समझा और इसके जो फार्मूले बॉक्स में हमने बंद किए हैं उनको आप अलग से अपनी मेमोरी बॉक्स में रखेंगे, जो कि अंकित प्रश्नों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं और उनसे रिलेटेड अंकित प्रश्न भी, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें।